Assalamu alaikum dear student and audience। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ा था और उनका जनरल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। आज के लेक्चर में हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि उनमें से जो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी उनमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, फ्री स्पेसेस होती हैं। ठीक है, होती है। जितना हमारे पास मेटल के अंदर क्या होता है, इंटरमेटैलिक्स बॉन्ड होते हैं और इंटरमेटैलिक बॉन्ड जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तो मेटल्स को जब हम अरेंज कर रहे होते हैं सीरीज में तो इनके अंदर क्या है, खाली स्पेसेस रह जाती है। अब इन स्पेसेस को फिल करने के लिए नॉन मेटल, स्मॉल साइज ऑफ नॉन मेटल क्या किए जाते हैं, इंटर करवाई जाती हैं, एडजॉर्ब की जाती हैं इन मेटल की सरफेस के ऊपर। जब इस मेटल की सरफेस के ऊपर नॉन मेटल को एडजॉर्ब किया जाता है तो उस जगह को फिल अप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो खाली जगह है उन खाली जगह के ऊपर नॉन मेटल का क्या होना, एडजॉर्ब हो जाने का फिनोमिना जो कहलाता है, जो फिनोमिना होता है उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये देखिए हमारे पास ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनको क्या किया हुआ है, हमने अरेंज किया हुआ है और इनके अंदर देखें ये खाली जगह रह गई है। इन खाली जगह के ऊपर ये आपके पास ब्लू कलर के जो स्मॉल एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है, इन जगह को फिल अप कर लेंगे। यहाँ पे भी एक खाली जगह है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। ओके, दीज कंपाउंड आर नॉन स्टेक्योमेट्रिक। ये कंपाउंड क्या होता है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक नेचर होता है, यानी कि इनका कोई हमारे पास फिक्स नहीं होती जगह। ठीक हो गया, कि कहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स जाके एकम्युलेट करेगा। ठीक है, नॉन मेटल के जो है ना आपके पास किस जगह पे होते हैं, अरेंज होते हैं। ये वी सी दैट दीज कंपाउंड आर नॉन स्टेक्योमेट्रिक एज एटम आर नॉट प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। ठीक हो गया, सो दे आर नॉट ट्रू कंपाउंड बिकॉज दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ, जिस तरह हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम के स्टेट के मुताबिक कि जितना हमारे पास नॉन मेटल्स अरेंज हुए हैं उनके अंदर जितनी खाली जगह है उन सारी खाली जगह के ऊपर नंबर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल क्या हो, इक्वल हो। ओके, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिस्टिकल अलॉय का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय होते हैं हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन मोल्टन स्टेट। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, जो मोल्टन फॉर्म के अंदर मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय। इट कैन बी सॉलिड solution of a metal or या mixture of a two or more metallic phase। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एलाय का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर के एलाय हो गए, आयरन के एलाय हो गए, क्रोमियम के एलाय हो गए। ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर साइज हैव स्मॉल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। इनके साइज क्या होता है, एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह हम इन दोनों दो मेटल्स को, कॉपर और आपके पास क्रोमियम हो गया, कि हम एक ही पीरियड के अंदर जब जाते हैं, हमने कहा था इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर कि साइज ऑफ एटम ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास डी ऑर्बिटल है, वो लार्ज ऑर्बिटल है, तो उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर होता है। ओके, तो जिसकी वजह से इनका साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक, जब इसका साइज स्मॉल होगा तो इन मेटल को एक दूसरे के साथ अरेंज करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस होगा वो इजी होगा और इन दोनों मेटल्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इनके क्या बना देंगे, अलॉय बना देंगे। So that's why that is called a alloy formation. These alloy, thus these can replace each other in crystal lattice to form of a substitutional alloy. Substitutional alloy क्या होते हैं, the atoms from which element can occupy same site are called substitutional alloy. Substitution, ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं उनके अलॉय बने हुए हैं, ये हमारे पास प्योर मेटल्स हैं और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास दो मेटल का जो मिक्सचर है, इसके अंदर जो दोनों डिफरेंट मेटल हैं वो एक दूसरे के एक साइड के ऊपर नहीं, डिफरेंट साइड पे हैं। ये देखिए हमारे पास एक मेटल यहाँ पे है, एक मेटल यहाँ पे।
जब हम इस इंटरस्टिशियल अलाय का नाम दे कोई बात करते हैं, इसके अंदर जो दूसरे नॉन मेटल आके एब्जॉर्ब होता है वो देखें वो क्या है, एक अरेंज में, एक सीरीज में, एक साइड के ऊपर। ये देखिए ये हमारे पास एक सीरीज है, यहाँ से एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, एक खास सीरीज के अंदर ये वाली हमारे पास एक खास सीरीज है। इस तरह एक खास साइड के ऊपर जब आके नॉन मेटल एब्जॉर्ब होते हैं मेटल्स के ऊपर, तो उसे हम क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूशनल अलाय का नाम देते हैं। अगर वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में ना हो तो सब्स्टिट्यूशनल हमारे पास इंटरस्टिशियल अलाय, अगर वो एक खास पोजीशन में हो तो फिर क्या कहते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूशनल अलाय का नाम देंगे। इन इंटरस्टिशियल अलाय द एटम्स डू नॉट ऑक्यूपाई सेम साइड। इंटरस्टिशियल अलाय के ऊपर एक खास जगह के ऊपर जितने भी मेटल हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं होते बल्कि डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अलाय फॉर्मेशन हमारे पास डिफरेंट है हमारे पास। ये जब अलाय वाला टॉपिक आएगा उसके हम डिस्कस करेंगे। क्रोमियम के अलाय होगा, मैग्नीज और निकल के अलाय। ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो रह गई थी ट्रांजिशन मेटल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इनको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा कंपाउंड जो कम्प्लेक्स आयन के ऊपर मुश्तमिल हो या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ऊपर और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो ट्रांजिशन मेटल का, उसे हम क्या नाम देंगे, कम्प्लेक्स कंपाउंड। व्हाट इज कम्प्लेक्स आयन? कम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? कम्प्लेक्स आयन विद अ सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड टू वन और मोर मॉलिक्यूल या आयन। कि सेंट्रल मेटल एटम है जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक से ज्यादा एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ जो अरेंज होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, कम्प्लेक्स आयन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, और इसको हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। सेंट्रल आयन इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर व्हाइल दिस मॉलिक्यूल और या आयन बॉन्डेड टू दी, हमारे पास सेंट्रल मेटल के साथ जो मॉलिक्यूल बॉन्डेड हैं उससे हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड्स का नाम देते हैं या कम्प्लेक्स एजेंट का नाम देते हैं। हियर वी से वन एग्जांपल, दैट इज आल्सो आवर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दैट इज अ सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन मेटल है कोबाल्ट, और इसके साथ देखें हमारे पास ये डिफरेंट लिगेंड्स या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। और ये क्या हमारे पास, ये कीटाइनिक पॉड, ये कीटाइन किसकी वजह से चार्ज, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल की वजह से, ये कम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ है, अरेंज हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसके सेंटर में है, और इसके ऊपर क्या चार्ज, और बहर ये हमारे पास क्या एनायनिक पॉड है, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल होकर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। एग्जांपल के अंदर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड को। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस साइनाइड को मिक्स करते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड के अंदर, तो एक न्यू कंपाउंड बनता है। ये फेरस साइनाइड, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये पोटेशियम साइनाइड, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपल के कंपाउंड और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यू कंपाउंड जो बनेगा, दिस न्यू कंपाउंड इज आयोनाइज्ड इन वाटर। इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वाटर में जैसे आयोनाइज करेंगे, जब ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा कि इसको फेरस साइनाइड का पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनेगा। जैसे इसको वाटर में डिसोसिएट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास दो पार्ट बनेगा, एक केटाइनिक पार्ट, दूसरा एनायनिक पार्ट। केटाइन पोटेशियम और एनाइन हमारे पास क्या, फेरस हेक्सासाइनाइड्स। फेरस हेक्सासाइनाइड इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स आयन। इसे हम ये क्या है, कम्प्लेक्स आयन। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कोबाल्ट हेक्सा टेट्रामाइन डाइक्लोरो, टेट्रामाइन डाइक्लोरो, ठीक हो गया। और बहर हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन। इसको नेम देने का नोमेनक्लेचर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसको नेमिंग कैसे देते हैं। जनरली कम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, या तो उसका सिंपल केटाइन होगा, कम्प्लेक्स इनाइन होगा, या फिर कम्प्लेक्स केटाइन होगा और सिंपल इनाइन होगा। सिंपल केटाइन जैसा कि हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4, एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है, अगर ब्रैकेट्स के अंदर आए तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो फेरस हेक्सासाइनाइड, ये हमारे पास क्या, पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं, केटाइन। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा हमारे पास, -4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है,
और साइनाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। इसे सयानो का नाम देते हैं। अब इसको नेम कैसे देंगे, फेरस हेक्सासियानो, सॉरी पोटाशियम फेरस हेक्सासियानो, हेक्सासाइनाइड फेरस। और फेरस की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आयरन की, 2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, +2 चार्ज है इसके ऊपर। और कम्प्लेक्स केटाइन, ये हमारे पास क्रोमियम, ये जो हमारे पास होल मॉलिक्यूल है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +3 है, केटाइनिक पार्ट होगा। और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1। सो तो क्रोमियम का क्या होगा, होल स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर +3 है, तो अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब इसको कैसे नेम देंगे, अब यहाँ पे पहले केटाइन नहीं है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्रोमियम 3 का मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। नेक्स्ट इज सेंट्रल में। अब कम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इन पार्ट को हमने डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पोटाशियम फेरस है, हेक्सा फेरस एनाइड्स, इसके अंदर क्या है आपके पास किटाइनिक पार्ट्स कौन सा है, एनाइनिक पार्ट्स कौन सा, सेंट्रल मेटल कौन सी है, इन सब को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जो मेन फर्स्ट जो चीज चाहिए होती है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, अब मेटल एटम या आयन। और ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये मोस्टली तौर पे आपको क्या चीज नजर आएगी, ट्रांजिशन, क्योंकि हम ट्रांजिशन की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ये सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स, किसके साथ, लिगेंड के साथ अटैच हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारे पास आयरन है, किसके साथ अटैच है, इसके इर्द गिर्द क्या अटैच है, साइनाइड, 6 मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्रोमियम है, इसके गिर्द क्या है, अमोनिया। तो आयरन और क्रोमियम ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल आयन, दैट इज अ सेंट्रल आयन। कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है वो किसके साथ, लिगेंड के, लिगेंड अगर ट्रांजिशन मेटल के गिर्द क्या हूँ, लगे हुए हूँ, या आपके पास सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड हो लिगेंड्स के, तो उसे उस मेटल को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक हो, जिसके ऊपर दारोमदार है, जिसके ऊपर पूरा कम्प्लेक्स रुका हुआ है, जिसके ऊपर पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है। लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, एटम या आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द लगे हुए होते हैं उसे हम लिगेंड्स का नाम देते हैं। जिसके गिर्द लिगेंड लगे हुए होते हैं वो सेंट्रल मेटल, और जो लगे हुए थे सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द उसे हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड्स। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरस हेक्सासाइनाइड। अब जो साइनाइड के हमारे पास ये एक लिगेंड है, किसके से गिर्द लगा हुआ है, सेंट्रल मेटल के करीब। ये लिगेंड्स की डिफरेंट टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, यूनिडेंटेट भी लिगेंड होते हैं और पॉलीडेंटेट भी लिगेंड्स होते हैं। व्हाट इज डेंटिसिटी, डेंटिसिटी होती है डेंसिटी, कि हमारे पास जो लिगेंड है उतनी उसकी कितनी कैपेसिटी है लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सेंट्रल मेटल एटम को, तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, डेंटिसिटी। अब यूनिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और लिवेस बेस क्या था, अब लिगेंड्स क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब जो लिवेस ने बेस की डेफिनेशन की थी उसने भी ये कहा था, बेस एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और ऐसी ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करती है। इसको हमने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। क्या मोनोडेंटेट लिगेंड आर बेसिस दैट डोनेट अ सिंगल पेयर या मोनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर मोनो, एक एटम पूरा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट कर रहा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे साइनाइड है, आयोडाइड है, ये क्या करें, क्लोराइड। ये जो मोनोडेंटेट होते हैं ये मोस्टली तौर पर आपके पास इनआयनिक स्पीशीज होती है। ओके, मोनोडेंटेट कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली जो स्पीशीज होती है किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, उसे हम क्या नाम देंगे, मोनोडेंटेट, कि उसकी डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, या एक से ज्यादा जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। लिगेंड्स विद मोर देन 2 बॉन्डेड एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। जैसा कि हमारे पास इथाइलिन डायमीन, ठीक है, ईडीटीए, ऑक्सलेटो, ये सारे हमारे पास क्या है, पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट की आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसे हम बाइडेंटेट,
ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, जो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी हो। ट्राई का मतलब क्या है, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी हो। हेक्साडेंटेट क्या है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी हो, उससे हम क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेट। These ligands are further classified into bidentate, tridentate, etc. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ डोनर एटम, कि जो डोनर एटम है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारे पास एक है ईडीटी है, ये हेक्साडेंटेट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट करने की एबिलिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। कहाँ से, 2 4 ऑक्सीजन देंगे, 2 ऑक्सीजन ये देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 ऑक्सीजन ये वाले, तो कितने हो गए टोटल, 2 और 2 4, और 2 एक ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा ये वाला। तो ये 2 नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिए, ऑक्सीजन ने। तो टोटल कितने हुए, 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसे हम इसे क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेट। ये पॉलीडेंटेट की एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स के बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, the number of lone pair of electron provided by the ligands to the central metal atom या ion is called the coordination number। कि हमारे पास जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि यहाँ पे क्या है, पोटाशियम फेरो हेक्सासाइनाइड, तो यहाँ पे साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, 6। तो इस कम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो 6 होगा, 6। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखें, कॉपर टेट्राअमाइन सल्फेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अमोनिया कितने, ये वाला हमारे पास लिगेंड है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है सेंट्रल मेटल के साथ, उससे हम लिगेंड्स में काउंट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम होता है, उससे हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब स्क्वायर ब्रैकेट होगी, द सेंट्रल मेटल एटम या आयन अलोंग विद द लिगेंड इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज प्लेस स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इट मे बी ये एनायनिक भी हो सकती है और ये केटायनिक भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते, और न्यूट्रल भी हो सकती है। ये देखिए कॉपर टेट्रामाइन सल्फाइड, अब यहाँ पे सल्फाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2, तो इट्स मीन जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, +2। ये +2 क्यों शो कर रहा है, कॉपर के ऊपर चार्ज क्या आता है, प्लस, ऑक्सीजन स्टेट क्या शो करेगा यहाँ पे, +2, ठीक हो गया। और अमोनिया क्या हमारे पास न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर 0, तो होल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2। और इसी तरह हमारे पास ये क्या 2, ये केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी तरह यहाँ पे देखें हेक्सासाइनाइड, अब क्या है, पोटाशियम बैर, अब क्या है पोटाशियम ये वाला, अब इस कम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, -4। कैसे हमें पता चला, क्योंकि जो पोटाशियम है इसका चार्ज क्या होता है, +1, क्योंकि ये अल्कली मेटल का मेंबर है, +1। 4 पोटाशियम है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 4 होगी, ठीक हो गया। तो अब क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज होगा, -4, तो ये क्या होगा हमारे पास, इनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। इसी तरह निकल टेट्रा कार्बोनिल, अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें ये क्या हमारे पास, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हाउ टू मेजर चार्ज ऑन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसको हम किस तरह मेजर आउट करते हैं, कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि पोटाशियम फेरो हेक्सासाइनाइड, कैसे हमें पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल के ऊपर क्या चार्ज है और होल स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, इसको देखते हैं, इसके साथ जो लिगेंड लगा हुआ है, और बहर वाला जो आपके पास केटायन है या इनायनिक पार्ट है उसको देखते हैं। अब बहर क्या हमारे पास, इसको बहर वाली चीज को पहले रहने देते हैं, पहले हम देखते हैं सेंट्रल इनर पार्ट देखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर हम जानते हैं क्या चार्ज होता है, -1। जब साइनाइड के ऊपर क्या है, -1 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6। अब ब्रैकेट्स के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, बहर क्या पोटाशियम 4 है, इट्स मीन आयरन के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 होगा। इसका अलजेब्रिक सम करेंगे, +2 -6, तो होल चार्ज क्या आ जाएगा, -4। अब ये -4 तो बहर केटाइन कितने आएंगे, 4 केटाइन आ जाएंगे, इसको सम करेंगे। ये देखें हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लिगेंड्स के ऊपर चार्ज क्या है, -1 ऑक्सीजन स्टेट है, टोटल लिगेंड कितने 6, और सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2 की फॉर्म में है, आयरन 2 है।
मैंने 6+2 तो क्या आ जाएगा आपके पास -4, तो कोऑर्डिनेशन अफेयर के ऊपर चार्ज क्या है -4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास किलेट्स। व्हाट इज किलेट्स? किलेट्स क्या होते हैं? इसे चिलेट भी कहते हैं, किलेट्स भी कहते हैं। कि हमारे पास व्हेन ऑल डोनर एटम ऑफ अ polydentate ligand are coordinate with the same metal ion या complex compound found with which contain one or more ring। कि हमारे पास जब सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड क्या करें, बॉन्ड बनाएं और वो क्या कर दें, रिंग बना दें। रिंग जो बनाने वाले लिगेंड्स होते हैं उससे हम क्या नाम देंगे, उस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम देंगे, हम किलेट्स का नाम देंगे। किलेटिंग एजेंट का नाम भी देते हैं हम इसे। ये पॉलीडेंटेट के ये जो किलेट्स होते हैं मोनोडेंटेट नहीं होते, ये पॉलीडेंटेट होते हैं। 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे ये डोनेट करने के ऐसे लिगेंड जिनकी कैपेसिटी हो कि वो 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। हमारे पास इथिलीन डायमीन भी हमारे पास किलेटिंग एजेंट में आ जाता है। तो वो जब सेंट्रल मेटल को अपने एक से ज्यादा जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेंगे और वो क्या बना देंगे, आपके पास एक रिंग बना देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लाटिनियम टेट्राऑक्सालेटो, ये देखिए हमारे पास प्लाटिनियम है और ये कितने 2 ऑक्सालेट हैं। इसने टेट्राऑक्सालेटो के मतलब एक ऑक्सालेट कितने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2, ये कॉम्प्लेक्स ये ऑक्सालेटो और 2 ये, तो टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं। मेटल किलेट्स और और ये जो इसकी एक कैपेसिटी है, एक इसका एडवांटेज है, वो क्या है कि जो मेटल के किलेट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स, मेटल का कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अ विदाउट किलेटिंग मेटल कम्प्लेक्स। ये ऐसे कम्प्लेक्स जैसे कि मोनोडेंटेट मेटल के साथ अपना क्या क्या बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया लिगेंड्स ने, और उसके अंदर कोई रिंग नहीं बनी, ठीक है, किलेटिंग प्रॉपर्टी उसने शो नहीं की, वो कम स्टेबल होता है। और जो रिंग बन जाता है वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। when two oxalato ligand C2O4 ऑक्सलेट का फार्मूला है। ऑक्सलेट क्या है, हमारे पास बाइडेंटेट है यार, वी सी दैट ऑक्सीजन ने क्या है, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर रहा है, ठीक होगा, बाइडेंटेट। और कोऑर्डिनेट विद प्लैटिनम आयन, प्लैटिनम आयन के साथ यह क्या करेगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, टू गिव अप अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो, कंप्लीटली, कि एक कंपाउंड का या एक मॉलिक्यूल का मुकम्मल तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना, दूसरे एटम को डोनेट कर देना, इसे हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन। ईच ऑक्सलेट लिगेंड फॉर्म ऑफ अ 5 मेंबर ऑफ अ रिंग विद केटाइन। हर ऑक्सलेट कितनी, 5 मेंबर, ये देखिए कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह हर ऑक्सलेट, ये वाला ऑक्सलेट भी और ये वाला, दोनों ऑक्सलेट क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने मेंबर वाली रिंग बना रहे हैं, 5 मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कैसे बनते हैं हमारे पास, ये देखते हैं आप। ट्रांजिशन मेटल एटम सराउंडेड बाय, हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल के साथ जिस तरह आयरन थी उसके साथ ये देखिए प्लैटिनम के साथ क्या है, ये लिगेंड्स सराउंड हुए। लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल एटम। लिगेंड क्या कहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो जो ट्रांजिशन मेटल के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं वहां पे वो क्या करते हैं, इंट्रोना स्टार्ट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इन कम्प्लेक्स, ये हमारे पास 6 हेक्सा कोऑर्डिनेट और टेट्रा कोऑर्डिनेट, पेंटा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म के अंदर ज्यादातर हमें हेक्सा और टेट्रा के फॉर्म में मिलते हैं। ये देखिए हमारे पास एक कम्प्लेक्स है फेरिक हेक्सा एक्वा। यहाँ पे जो वाटर है वो कितने, वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं 6, वाटर 6 मॉलिक्यूल है। ये 6 मॉलिक्यूल अपना, वाटर की क्या कैपेसिटी है, डेंसिटी क्या है, 1 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, वो क्या करेगा, आयरन को डोनेट करेगा। टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 6, तो ये 6 के अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और आयरन क्या है, +3 की फॉर्म में। हियर वी सी दैट आयरन की, यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के केस में देखें, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और एस में 2। जैसे ही आयरन +3 की फॉर्म में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में से और 1 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से। तो अब जो इनर शेल है डी, वो क्या हो गया हमारे पास, हाफ फिल्ड, अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, ये क्या एक्साइड स्टेट। अब जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे वो एक
वाटर मॉलिक्यूल अपना पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में देगा, एस ऑर्बिटल में, और 3 किस में जाएंगे, पी ऑर्बिटल में। कितने हो गए, एस का 1 और 3 पी के 4, और 2 जो है ना हमारे पास किस में जाएंगे, 2 अक्स जो वाटर के मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर जो देंगे वो किस में, डी में जाएंगे, ये 4d2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी आपके पास, sp3d2। ठीक हो गया, क्या आएगी आपके पास यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2। और ऐसा भी हो सकता था कि ये जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे ये क्या हो जाते हैं, फिल अप हो जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो वाटर है वो किसमें आ जाता है, d3 में आ जाता। ये तब होता है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड को हम इंशाल्लाह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन, ये देखें हमारे पास साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये वाला हमारे पास होता तो ये क्या करता है, हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, और जो आपको यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, एरन के केस, एरन हेक्सासाइनाइड के केस के अंदर वो बनेगी D2sp3। D2 अब यहाँ पे पहले है, इस केस के अंदर क्या था, sp3d2 था, क्योंकि बाद में जो लास्ट वाले D4 ऑर्बिटल क्या हो रहा था, इंक्लूड हो रहा था। यहाँ पे क्या है, D3 वाले में है, तो इस वजह से D2sp3 का नाम देते हैं इसको। ये हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास हैं, और ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्रोमियम हेक्सा एक्वा, और इनके कलर भी है आपके पास। ये कलर डी ट्रांजिशन की वजह से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसी तरह मैगनीज है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मैगनीज 2 की फॉर्म में होगा, तो मैगनीज हेक्सा एक्वा +2 पिंक कलर। और जब आपके पास मैगनीज टेट्राऑक्साइड तो पर्पल कलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आयरन है, टू फॉर्म में भी आयरन, अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो तो इसे फेरस, अगर 3 हो तो इसे हम फेरिक का नाम देते हैं। ये नोमेनक्लेचर में सारा डिस्कस करेंगे। कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड को एक दूसरे के लिगेंड के साथ हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अब अगर एक्सेस मिकदार के अंदर हम इसके अंदर अमोनिया डाल देते हैं तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके खुद क्या हो जाएगा, वहां पे अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास फिर 4 मॉलिक्यूल वाटर किसके साथ, अमोनिया के साथ क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फेरस टेट्रा अमाइन डाई या बिस एक्वा और एरन 2, ये हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हमारे पास शेप्स है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप्स इस तरह की होती हैं। एस ऑर्बिटल की शेप आपके पास स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल आपके पास इस तरह का होता है, और पी ऑर्बिटल आप जानते हैं ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, और ये आपके पास क्या है, डी ऑर्बिटल से शेप्स। ओके स्टूडेंट, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल किस तरह कम्प्लेक्स बनाते हैं, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, और कुछ प्रॉपर्टीज रहती थी, जनरल ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल की। आज का जो हमारा लेक्चर है ये ट्रांजिशन मेटल के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका नोमेनक्लेचर्स और फर्दर इसको डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, इसकी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी और लिगेंड फील्ड थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।